Good morning, class 7. So it's our fifth video from chapter number 4 in geography. So as we have been discussed about the atmosphere, I mean to say इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं और चैप्टर का टाइटल है एयर. ओके, तो हम पढ़ रहे हैं. हमने सबसे स्टार्टिंग में तो रीड किया कि एटमॉस्फेयर क्या है, फिर एटमॉस्फेयर की लेयर हमने रीड की, फिर एटमॉस्फेयर के क्या इंपॉर्टेंसेस है वो भी रीड किए हैं, और कुछ टर्म हम पहले भी रीड कर चुके हैं ब्रीफ में, जो हम बाद में रीड करते जा रहे हैं डिटेल में. और उसके बाद हमने रीड किया वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, और वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले एलिमेंट्स को हम रीड कर रहे हैं. तो उसमें हमने रीड किया सबसे पहले टेम्परेचर को, फिर हमने रीड किया एयर प्रेशर को, और अब हम रीड करने जा रहे हैं अगले एलिमेंट को जो इन्फ्लुएंस करता है वेदर और क्लाइमेट को किसी जगह के, जो कि है विंड. ओके, सो विंड क्या होता है, इसका मीनिंग, और इसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, ये क्यों ब्लो करती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इसके टाइप्स को रीड करने जा रहे हैं. ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ विंड. मतलब क्या और भी टाइप्स हैं विंड्स के? यस, बट हम जो है यहाँ पर आपकी क्लास में आपको 3 काइंड्स ऑफ विंड्स बताए गए हैं. मेनली विंड के 3 टाइप्स ही होते हैं, इसके सब टाइप्स आप बाद में पढ़ेंगे. तो जो मेन टाइप्स ऑफ विंड्स होते हैं, मेजर टाइप्स ऑफ विंड्स होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स: परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स. तो परमानेंट विंड्स क्या होते हैं, लेट्स रीड. नाम से समझ में आ रहा है, जो किसी प्लेस पर कंटिन्यू फ्लो करते थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, उसको परमानेंट विंड बोलते हैं. सीजनल विंड जो किसी सीजन में ब्लो करते हैं वो सीजनल विंड, और लोकल विंड जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही ब्लो करते हैं वो लोकल विंड्स. तो पहला है परमानेंट विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स. बात एक ही है. देयर आर विंड्स विच कॉन्स्टेंटली ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ऐसी हवाएं जो किसी एक निश्चित दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही थ्रू आउट द ईयर जो है क्या करती है, ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार, निरंतर. ऐसी हवा को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई. अब ये परमानेंट विंड्स बहती कहाँ है, इनका नेचर तो हमने पढ़ लिया कि ये लगातार बहती है और एक निश्चित दिशा में बहती है. तो इनकी लोकेशन कहाँ है, अर्थ पे कहाँ पर बहती है, ये कहाँ पर चलती है. बहने का मीनिंग, मेरे कहने का मतलब चलना. ओके, तो विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स. यानी ऐसी हवाएं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के वहाँ से उसके आगे के एरिया से किधर चलती है, इक्वेटर की तरफ, यानी 0 डिग्री लेटीट्यूड की तरफ आती है वापस, दोनों ही हेमिस्फीयर में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी. समझ में आया आपको? तो ऐसी हवा को हम क्या कहते हैं, परमानेंट विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स. यानी परमानेंट या प्लेनेटरी विंड्स कहाँ पर बहती है, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन से चलती है, शुरू होती है, और अर्थ के बीचों बीच वाले हिस्से पे, यानी बीचों बीच लेटीट्यूड कौन सा है, इक्वेटर है, 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर, वहाँ पर आती है. दोनों ही हेमिस्फीयर से, यानी दोनों ही सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर से, यानी जो टोरिड जोन है ना, उसके जो सब ट्रॉपिकल जोन है वहाँ से, ये टोरिड जोन को ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं और इक्वेटोरियल जोन भी बोलते हैं, ये याद रखना आप. ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन है. विंड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, इसको आप ऐसे समझिए, ये देखिए यहाँ पर इस मैप में आप देखेंगे, ये जो जहाँ पर मैं आपको ये पेन ये दिखा रहा हूँ येलो कलर से, अब देखिए ये सब ट्रॉपिकल जोन से इक्वेटर की तरफ ये जो एरो आ रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, ये किसको दिखा रहे हैं, ये परमानेंट विंड्स को दिखा रहे हैं. आप ऐसा समझ लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए. ठीक है, तो परमानेंट विंड का ये डायरेक्शन है. ठीक है, आगे आप पढ़िए. विंड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई. अब ऐसी विंड्स जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, यानी उच्च दाब वाले इलाके से शुरू होती है. हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब हो गया ठंडे इलाके से शुरू होती है, एंड है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन के ठंडे इलाकों से शुरू होने वाली हवाएं, एंड ब्लोइंग टुवर्ड्स सब पोलर रीजन. सब पोलर रीजन का मतलब फ्रिजिड जोन की तरफ जाने वाली लो प्रेशर बेल्ट जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न डायरेक्शन एंड आर कॉल्ड वेस्टर्लाइज. ये वेस्टर्न डायरेक्शन से शुरू होती है, पश्चिम दिशा शुरू होती है, इसलिए इनको वेस्टर्लाइज ट्रेड विंड्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो परमानेंट विंड्स हम पढ़ रहे हैं.
परमानेंट विंड्स में हमने इनको पढ़ा कि परमानेंट विंड्स जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से शुरू होकर इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आती है। दूसरा इनका टाइप हमें देखने को मिला कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन से ही शुरू होती, सब पोलर रीजन से क्या करती है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से शुरू होती है और सब पोलर रीजन की तरफ जाती है लो प्रेशर। देखिए यहाँ पर मैप में दिखेगा आपको ये ट्रेड विंड्स, ये वाली जो बीच वाली, ये सब ट्रॉपिकल हाई टेम्परेचर वाले यहाँ से पोलर रीजन की तरफ जाती है, इधर जा रही नॉर्थ में, इधर यहाँ पर ये साउथ में जा रही है, देख रहे हैं आपको। तो ये कौन सी वेस्टर्लाइज विंड से, ये वेस्ट डायरेक्शन में से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, दोनों ही हेमिस्फीयर में। थोड़ा आप डायग्राम देखें तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डायग्राम आपको देखना ही पड़ेगा, पढ़ के देखना है, रीड कर करके, नहीं तो बस आप सुनते जाइए, आपको समझ में नहीं आएगा, आ भी जाएगा तो आप भूल जाओगे। बेटर है कि आप बार बार डायग्राम को देखिए, एक एक लाइन पढ़ने के बाद समझें, कोशिश करें। नाउ विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और वो हवाएं जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यानी बर्फीले इलाके यानी हायर लेटीट्यूड्स यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 लेटीट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड टू 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ये पोलर रीजन है। इन पोलर सब पोलर रीजन में लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यानी पोलर रीजन में जो वो हवाएं जो हाई प्रेशर यानी उच्च जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है पोलर रीजन बर्फीले इलाकों, वहाँ से ये चलती है टू द सब पोलर और सब पोलर रीजन की तरफ आती है। ओके, एंड आर कॉल्ड पोलर विंड्स। द विंड्स ब्लो इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों ही हेमिस्फीयर में चलती है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया है, ये पोलर ईस्ट है, ये पश्चिमी दिशा से, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट से शुरू हुई है ये, ठीक है। ये पोलर यहाँ पर चलती है पोलर रीजन में, ठीक है, सब पोलर रीजन। आप इसको नेट पर और अच्छे से देख सकते हैं, फिर क्लासरूम में जब आएंगे तो आपको और अच्छे से पता दिया जाएगा, ठीक है। एच यहाँ पर इंडिकेट करता है हाई प्रेशर, एच एल इंडिकेट कर रहा है लो प्रेशर, और एरो किधर मूव कर रहे हैं, बार बार आप डायग्राम देखेंगे फिर पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर विंड्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। ऑब्वियसली वी ऑल नो हवा का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? इट फॉर्म्स एंड कैरीज क्लाउड, क्योंकि ये बादलों को बनने में मदद करती है और बादलों को हमारे एरिया में लाती है, रेनफॉल करवाती है, ये हवा पर असर डालती है। ओशियनिक ट्रांसपोर्ट यानी समुद्र में जो यातायात होता है, माल आना जाना, जहाज़ का चलना, ये सब उसको प्रभावित करती है। मछली पालन को, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर असर डालती है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और तो और इसमें एक ऊर्जा का एक रूप भी होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, ओके, इन हिंदी। तो वो भी हम हवा से एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट काइंड ऑफ विंड्स हमने पढ़ा परमानेंट विंड, दूसरा है सीजनल विंड्स। पढ़िए, सिंपल है। दीज आर विंड्स, सीजनल विंड्स या पीरियोडिक विंड्स, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर बहती है, चलती है, किस साल के दौरान, वर्ष के दौरान, डिफरेंट सीजन में चलती है। दे ब्लो ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन। द मानसून विंड्स इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मानसून विंड चलती है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, एक विशेष सीजन, जैसे अभी चल रही है, बारिश करवाती है। इन हवाओं का ये नेचर है कि ये बारिश करवाती है, रेनफॉल करवाती है। जून से सितंबर तक चलती है, ठीक है। एंड ब्रिंग रेन टू द होल कंट्री। हमारे देश की सीजनल विंड की बात कर रहे हैं, कई तरह की सीजनल विंड है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की हो सकती है, ठीक है। तो मानसून हमारे कंट्री में और हमारे ये आसपास के एक दो कंट्रीज जो है वहाँ पर चलती है। दे चेंज देयर डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। जैसे सीजन बदलता है तो ये हवाएं अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, इसलिए इनको सीजनल विंड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट। लोकल विंड्स जैसे लू होता है, लू क्या है ये, सॉरी, लोकल विंड्स ब्लोइंग ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर। ये साल के कुछ निश्चित दिनों या में जो है बहती है। दीज विंड्स हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कुछ खास विशेषता होती है। एंड ब्लो ओवर स्मॉल एरिया, और छोटे एरिया में चलती है, ठीक है। जैसे लैंड एंड सी ब्रीज, दे आर नोन एज बाय लोकल नेम्स, ओके। जैसे लू क्या है, लोकल विंड का एग्जाम्पल है। विच आर हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्दर्न इंडिया इन समर सीजन्स।
यानी उत्तरी भारत में गर्मी के दिनों में, समर सीजन में हॉट एंड ड्राई यानी गर्म और सूखी हवा जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है, ओके, ऐसी हवा जो एक लोकल हवा बहती है जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये लैंड एंड सी ब्रीज का ही एग्जाम्पल है। सी विंड्स और ऑल्सो कॉल्ड, ओके, लोकल विंड जो होती है वो लैंड और सी ब्रीज हो सकती है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दोनों हो सकती है, यानी समुद्र से चलने वाली या समुद्र से लैंड की तरफ या लैंड से समुद्र की तरफ चलने वाली। तो सी विंड्स आर ऑल्सो लोकल विंड्स, सी विंड्स जो है लोकल विंड का ही एग्जाम्पल है, विच डेवलप ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इन द कोस्टल एरिया, यानी समुद्री एरियाज में जमीन और समुद्र भूमि और समुद्र के बीच का जो तापमान उसको कम ज़्यादा होने की वजह से हवाएं चलती है। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स आर वेरिएबल विंड्स, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन एक तरह की हवा ही है जो वेरिएबल विंड्स होती है, यानी जिनमें टेम्परेचर कम ज़्यादा या एयर प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये लोकल विंड्स की एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, लू हुई या आप जो है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज किसके एग्जाम्पल है, लोकल विंड्स के। छोटी जगह पर होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होते हैं, इनका अपना स्पेशल फीचर होता है। सीजनल विंड सीजन के हिसाब से चलते हैं, सीजन से जाता है अपनी डायरेक्शन बदलते जाते हैं। ओके, परमानेंट विंड हमने पढ़ा, परमानेंट विंड को आप अच्छे से पढ़ना, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट कंटेंट था, चैप्टर बड़ा है, लेंथी है, कंटेंट बहुत सारे हैं, समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप कोशिश करिए, आपको आ जाएगा समझने। नाउ स्टूडेंट, अ साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है? अ साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर। साइक्लोन एक ऐसा एरिया, समझ लीजिए खाचरोद में साइक्लोन आ रहा है, तो खाचरोद में किस तरह का एयर प्रेशर बिल्ट हो जाएगा, लो प्रेशर यहाँ पर बन गया है खाचरोद के, और आसपास जितने भी मतलब एरियाज है जैसे नागदा, जावरा या बड़नगर, ये रतलाम, यहाँ पर लो प्रेशर बिल्ट हुआ है। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, खाचरोद में लो प्रेशर है तो आसपास के एरियाज में क्या हो गया, हाई प्रेशर बिल्ट हो गया। तो कहने का मतलब खाचरोद में क्या हो रहा है, साइक्लोन वाली जो है सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पर साइक्लोन आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। यानी किसी जगह पर किसी लो प्रेशर वाले एरिया के आसपास अगर हाई प्रेशर एरिया बिल्ट हो जाता है तो वहाँ पर क्या आता है, साइक्लोन आता है, तूफान आता है, चक्रवात आता है। विंड्स ब्लो इन ए स्पाइरल मैनर, और इसमें होता क्या है, स्पाइरल मैनर जैसे आप सांप देखते हैं ना, गोल गोल बैठ जाता है, उस तरीके से वो जो है सर्पिलाकार तरीके से जो है हवाएं बहुत तेज गति से चलती है, ग्रेट स्पीड पे चलती है टूवर्ड्स द लो प्रेशर, यानी सेंटर की तरफ। यानी हमने बोला कि रतलाम, जावरा, बड़नगर या आसपास के जो इलाके हैं, नागदा, इनमें हाई प्रेशर एरियाज की हवाएं ये गोल गोल घूमती हुई जो है खाचरोद की जो है ये लो प्रेशर एरिया जो हमारे यहाँ बना है खाचरोद में, इसको कवर करने के लिए आएगी स्पीडली, बहुत तेज स्पीड से, आंधी तूफान बारिश सब लगती है अपने साथ। समझ में आया? ओके, दे आर अकम्पेन्ड बाय हेवी रेन, इनमें बारिश होती है, ये अपने साथ भारी बारिश लाती है, एंड कोज इमेंस डैमेज, और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और एंटी साइक्लोन क्या होगा, इसका उल्टा होगा, साइक्लोन का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी साइक्लोन। पढ़िए यहाँ पर, एंटी साइक्लोन इज अ हाई प्रेशर एरिया, एंटी साइक्लोन एक हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, एंटी साइक्लोन एरिया इज अ हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय लो प्रेशर एरिया। अब उसी चीज को आप उल्टा समझ लीजिए जो मैं अभी आपको बताया, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। एंटी साइक्लोन एरिया में हाई प्रेशर एरिया को लो प्रेशर एरिया घेर लेता है चारों तरफ से, तो क्या होता है, जेंटल विंड्स ब्लो, है ना, बहुत ही सुखदायक आनंददायक हवाएं चलती है, ब्लो आउट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये तो अच्छा लगेगा हमें, यानी अभी हमारे एरिया में आप क्या कहेंगे, ये एंटी साइक्लोन हो रहा है, ये जो हवा हमें अच्छी लग रही है, जेंटल फील हो रही है, ये एंटी साइक्लोन वाली कंडीशन है। ठीक है, जनरली एंटी साइक्लोन ही होता है हर जगह। ओके, ठीक है, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया जो होता है वो चारों तरफ से लो प्रेशर हवाओं से घिर जाता है। आप एक समझ लीजिए तो दूसरा आप बता पाएंगे इजीली, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले वाला आपने समझ लिया, साइक्लोन कि लो प्रेशर एरिया होता है, उसके आसपास जो है हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, और हाई प्रेशर एरिया की हवाएं जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ चल, विंड्स ब्लो इन अ स्पाइरल मैनर एट अ ग्रेट स्पीड टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। ठीक है, यानी ठंडी हवाएं लो प्रेशर एरिया यानी गर्म हवा की तरफ चलने लगती है, उसको घेर लेती चारों तरफ से, ठंडी हवाएं चारों तरफ से गर्म हवा को घेर लेती है।
यानी हाई प्रेशर एयर जो होती है वो लो प्रेशर एयर को घेर लेती है, तो इससे साइक्लोन आता है और बहुत बारिश होती है और बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, एंटी साइक्लोन इसका अपोजिट। अब देखिए, दे ब्रिंग फाइन वेदर, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि एंटी साइक्लोन में तो मौसम अच्छा रहेगा, क्लियर स्काई यानी बादल साफ रहेंगे, जेंटल विंड्स ब्लो करेंगे, सुखद आनंददायक हवाएं चलेगी। साइक्लोन्स आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल रीजन, जनरली साइक्लोन कहाँ आते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में या टोरिड रीजन में या इक्वेटोरियल रीजन में, ये एक ही जगह के 3 नाम है। एंड आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, और अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। कहीं टाइफून बोलते हैं, कहीं हरिकेन बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, अलग अलग बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज रिटन वाटर आर कॉल्ड ड्रिजल, ये रेनफॉल के टाइप्स आ गए हैं। कि रेनफॉल जो है कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, वाटर के आप देखिए कि रेनफॉल, स्टूडेंट्स आप पढ़ लीजिए। देखिए, रेनफॉल जो है उसका भी असर होता है किसी एरिया के क्लाइमेट और वेदर पर। ठीक है, तो रेनफॉल जो है वो 3 टाइप्स का होता है। सॉरी, पहले तो हम प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन 3 टाइप्स का होता है, मैंने आपको बताया। हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि, ओले गिरते, स्नोफॉल यानी बर्फ का गिरना, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में होता है। फिर एक होता है रेनफॉल यानी बारिश का होना। ठीक है, अगर वाटर जो है मतलब वो कंडेंसेशन होके, वाटर वेपर कंडेंसेशन होकर बादल बन के फिर वो जब वो लिक्विड के फॉर्म में ग्राउंड पर आते हैं, जैसा कि अभी हमारे एरिया में हो रहा है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? उस प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलते हैं? रेनफॉल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं रेनफॉल कितने टाइप्स का होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा अभी? प्रेसिपिटेशन कितने टाइप्स का होता है। प्रेसिपिटेशन 3 टाइप्स का हो सकता है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, या रेनफॉल हो सकता है। तो ये जो रेनफॉल है इसके 3 टाइप्स के, 3 तरह की वर्षा होती है, 3 तरह की बारिश होती है। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरी होती है रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल, तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो साइक्लोनिक रेनफॉल तो हम अभी पढ़ के आए हैं। जब साइक्लोन आता है यानी किसी लो प्रेशर एरिया को जब हाई प्रेशर एरिया जो हवा घेर लेती है, ठीक है, चारों तरफ से, तो जो है साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। ठीक है, तो अब ये रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल या कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होते हैं? लेट्स रीड नाउ स्टूडेंट्स। कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे पहले हम पढ़ेंगे। डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 डायग्राम्स भी दिए हैं। ठीक है, ओके, देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल, व्हेन अ कॉलम ऑफ हॉट एयर एक्सपेंड्स, राइजेस एंड रीचेस द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब गर्म हवा एक्सपेंड करती, फैलती जाती है और ऊपर की तरफ उड़ जाती है, एंड द अप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर, और ऊपर जाके ठंडी हो जाती है। गर्म हवा जब ऊपर उठती है और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, यानी उसमें जो मॉइस्चर होता है, पानी जो भाप के रूप में वेपर के फॉर्म में होता है, वो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है और बादल का रूप ले लेता है। ओके, ठीक है, तो इस तरह दिस क्लाउड्स प्रोड्यूस सडन एंड हेवी रेनफॉल, तो इस तरह ये जो बादल बने हैं ये अचानक बारिश करवा देते हैं। तो इस तरह के बादल को हम, इस तरह के जो है प्रेसिपिटेशन को हम, रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। एंड इट इज़ अ डेली फीचर इन इक्वेटोरियल रीजन, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यानी इक्वेटोरियल रीजन जो होता है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, वहाँ पर ये एक कॉमन फीचर है, यानी वहाँ पर दिन में रात में कभी भी बारिश पूरे साल होती रहती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये कहाँ पर होगी? जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और आपको पता है कि इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। अब हॉट है तो ह्यूमिड तो होना ही है, हॉट है तो पानी गर्म हो रहा है, बार बार वेपर बन रही, तो ह्यूमिड हो गया, और ह्यूमिड हो गया तो रेनफॉल होगा, हॉट एंड ह्यूमिड हो गया तो। ठीक है, तो आप समझ गए कन्वेक्शनल रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा होता है, दूसरे एरियाज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहाँ होगा? जहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी और ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और वहाँ बादल बना के फिर वो पानी गिरा देती है, रेनफॉल हो जाता। अब रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल आप डायग्राम पहले देख लीजिए। इसके 2 साइड्स होते हैं, लीवार्ड और अपवार्ड। ठीक है, एक तरफ पानी गिरता है, एक तरफ पानी नहीं गिरता है।
रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए आप जल्दी समझिए, द प्रेजेंस ऑफ अ माउंटेन और अ हिल इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड। देखिए क्या होता है कि समुद्री इलाकों से जब हवाएं चलती है तो वो अपने पहाड़ों इलाकों की तरफ, ठीक है, तो अपने साथ मॉइस्चर यानी पानी की मात्रा, वेपर को अपने साथ लेके चलती है। और जब ये हाई इलाकों में जाती है तो ये मॉइस्चर लेडन विंड जो होती है फोर्सेस द एयर मास टू असेंड अलोंग द स्लोप लीडिंग टू कूलिंग ऑफ राइजिंग एयर। यानी जब ये पहाड़ों के किनारे से नीचे से होती है ऊपर की तरफ चली ठंडी होती जाती है, और इनके ठंडे होने से जो है क्या होता है, दिस लीड्स टू कंडेंसेशन, हवा में बादल बनते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, एंड कॉसेस रेनफॉल, और पानी गिर जाता है। बट किधर गिरता है, उधर गिरता है जिस साइड से वो चढ़ी है, ठीक है। और इस तरह की जो रेनफॉल होती है उसे हमें रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। अब द विंड वर्ड साइड यानी जिधर से हवा चढ़ी है उधर तो बहुत पानी गिरता है। जैसे मान लीजिए बम्बई की तरफ यहाँ से हवा स्टार्ट हुई और हिमालय माउंटेन के इधर गई, उत्तराखंड यहाँ वाले एरिया में, और वहाँ उससे टकराई, ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ों पे चढ़ते हुए जो है बारिश करवा देती है, ठीक है। द विंड, तो विंड वार्ड साइड ऑफ द माउंटेन यानी जिस तरह से हवा टकरा के ऊपर की तरफ उठ रही माउंटेन से, वो विंड वार्ड साइड है। उस विंड वार्ड साइड पे तो बहुत हेवी रेनफॉल होगा, जबकि उसका जो पिछला हिस्सा है, बैक साइड है, तिब्बत वाले रीजन समझिए, चाइना वाले, उधर कम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो माने माउंटेन के दो साइड हो सकते हैं, जिधर से हवा ऊपर उठ के चढ़ रही है मॉइस्चर लेडन विंड, वो तो है विंड वार्ड साइड, और जो वो जिधर जो जिस तरफ नहीं जा पा रही है या बहुत कम जा रही है, that side is known as windward, sorry, leeward side. Okay, so leeward side will receive less rainfall as compared to the windward side. Okay students, so these are, it was the second kind of rainfall. Now we are moving to the next one, that is cyclonic rainfall. ये हमने अभी हाल पढ़ा है। When a warm air mass यानी जब गर्म हवा and a cold air mass यानी ठंडी हवा दोनों मिलती है, द वार्म एयर बीइंग लाइटर, तो ठंडी हवा गर्म हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, एंड राइजेस यानी ऊपर उठती है, ओवर द कोल्ड एयर मास, और ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, कूल्स एंड कोल्डनेस, दिस कॉजेस रेनफॉल, इससे भी बारिश होती है, अलोंग द पाथ, पूरे रास्ते में, एंड इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इस तरह की हवा को हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। तो साइक्लोनिक रेनफॉल जो है थोड़ा थोड़ा किससे मिल रहा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल से मिल रहा है, ठीक है। नाउ इट इज जनरली एसोसिएटेड विद साइक्लोन, जब साइक्लोन आते हैं तब इस तरह की हवा बारिश होती है। अब रेनफॉल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पर अगर जीवन का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस बनाए रखना है लाइफ का, तो रेनफॉल यानी बारिश का होना बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यानी अत्यंत जरूरी है। इट इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ये खाली ताजे पानी का स्रोत ही नहीं है। रेनफॉल से खाली हमें ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर ही नहीं मिलता है जो हमारे इरिगेशन, सिंचाई, पौधों को पिलाने, फसलों को उगाने या हमारे पीने करने के काम आता है, हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस और डिटरमाइंस द वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया, बल्कि किसी पर्टिकुलर एरिया के पेड़ पौधे किस तरह के होंगे, वो कैसे होंगे, ये भी उस एरिया के रेनफॉल पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉल्यूशन ऑफ द एयर, एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज टर्म्ड एज एयर पोल्यूशन। हवा जो बनी हुई है, भगवान ने, गॉड ने जैसी क्रिएट की है, उसमें अलग अलग तरह की गैसेस हैं, उनके अमाउंट में कमी या ज़्यादा होना, यानी इंक्रीज या डिक्रीज होना उनका लेवल, यानी एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में, उसकी बनावट में, उसकी संरचना में कोई फर्क आना, कोई अंतर आना, इट इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। अब ये फर्क, ये अंतर, ये डिफरेंस क्यों आता है, ये वेरिएशन क्यों आता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द, रीड हियर, एयर पोल्यूशन होता है तो क्या होता है, पहले तो ये बोल रहे हैं, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सर्टेन गैसेस, अलग अलग तरह की कुछ निश्चित गैसें निकलती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, solid or liquid agents in the atmosphere, the obvious causes of air pollution, और इस तरह से एयर पोल्यूशन होता है, आर ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, खासकर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधनों को ज़्यादा जलाने से, राइजिंग नंबर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स यानी बढ़ती हुई वाहनों की संख्या से, फायर्स, आग लग जाती है या आग हम जलाते हैं उससे, एंड बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्टों के जलने से एयर पोल्यूशन होता है, या एयर में अलग अलग गैसेस का नंबर कम ज़्यादा होता है। द चीफ एयर पोल्यूटेंट्स यानी मुख्य वायु प्रदूषक कौन से हैं,
दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स यानी CFC, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड लीड यानी जस्ता। ये मेन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी मुख्य वायु प्रदूषक, यानी हवा को सबसे ज़्यादा खराब करने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं। एयर पॉल्यूशन लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। एयर पॉल्यूशन से जो है कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी हमारे जो एनिमल्स, ये फ्लोरा एंड फौना है, पेड़ पौधे और जीव जंतु है, इनका जो है लॉस होता है, नुकसान हो जाता है, कई सारे गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड डैमेज टू हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, और हमारे जो ऐतिहासिक विरासतें या स्मारक हैं, लाइक इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, या बहुत सारे हैं, ताजमहल और कोई मंदिर है, जो भी व्हाटएवर, तो ये सब जो है क्या, इनको भी नुकसान हो सकता है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को, यानी पुरानी कोई भी चीज़ें, कोई गुफा हो सकती, कुछ भी हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। इट इज़ अ सेवर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। तो एयर पॉल्यूशन जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण की एक सेवर थ्रेट यानी गंभीर खतरा है। ओके, एंड मस्ट बी टेकल्ड अर्जेंटली, यानी और इसे तुरंत जो है इसको हैंडल किया जाना चाहिए, तुरंत इसको जो है नियंत्रित या इसको नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छे से 2-3 टाइम्स रीड करें, समझें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।